एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर है, एआई सब बदल देगा, एआई से नौकरियां खत्म हो जाएंगी, एआई भाई एआई होता क्या? एआई व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इज इट जस्ट चैट जीपीटी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है? नहीं, ये बहुत एक बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे टेंजेंट्स है इसके, और आज ना इसी को मैं अनरावल करने वाला हूं। गोयला आपके सामने आ गया है और आज एआई को अच्छे से समझेंगे सर। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आपको समझना बहुत जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इतना हाइप बना हुआ है, इज इट एक्चुअली रियल और नॉट? इस पे क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं, और आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी इसलिए है बिकॉज इस वीडियो में गोयला बहुत इंडेप्थ जाने वाला है। ठीक, तो दो चीजें होंगी। सबसे पहला, आपको एक नई इंडस्ट्री का आइडिया पड़ेगा और आपको इंटरेस्ट हो तो उस पर आप और रिसर्च कर सकते हो। दूसरा एडवांटेज, जब 4-5 लोगों के बीच में बैठोगे, सब आजकल एआई की बात करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि एग्जैक्टली इंडस्ट्री क्या है, कौन सी कंपनी क्या कर रही है इसमें, सो दैट आप भी तो स्मार्ट साउंड करना चाहिए ना। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर मैं बहुत इसको आसान भाषा में आपको बताऊं, सिंपली अगर कोई मशीन वो काम कर ले जिसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए होती है ना, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि क्या क्या काम होते हैं? अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स, मेकिंग डिसीजंस, लर्निंग फ्रॉम पास्ट डेटा, ऑल ऑफ दिस अगर मशीन कर दे, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई वो सिस्टम्स होते हैं जो पास्ट डेटा को देख के रीजंस लगाते हैं, एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं, पास्ट इनपुट के हिसाब से लर्न करते रहते हैं एंड तब डिसीजन लेते हैं टू अचीव दैट स्पेसिफिक गोल या जो भी आपने उसको कमांड दे रखा है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री एज ऑफ 2022 इज ऑफ $680 मिलियन और ये बोला जा रहा है दैट बाय 2028 ये इंडस्ट्री हो जाएगी ऑफ $3,935 मिलियन। इसका मतलब अ CAGR ग्रोथ ऑफ 33.28%, जिसकी वजह से हम इन्वेस्टर्स लेना ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। अब एआई के जैसे मैंने आपको बताया बहुत टेंजेंट्स है, जिस टेंजेंट की मैं बात करना चाह रहा हूँ और जिस टेंजेंट को लेके इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वो है ER&D, मतलब इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ER&D वो होता है जहां पे एआई को डेवलप किया जाता है। ये क्या करेंगे? एआई की मेथोडोलॉजीज बनाएंगे, उसके एप्लीकेशंस बनाएंगे, रिसर्च करेंगे, एल्गोरिथम्स बनेंगे, मॉडल्स बनेंगे, आर्किटेक्चर्स बनेंगे, फ्रेमवर्क्स बनेंगे, सो दैट एआई एनहांस और अपने गोल्स और रिजल्ट्स के सबसे ज्यादा पास आए। अब इसमें बहुत सेगमेंट्स आते हैं। सबसे पहले ER&D में आता है मशीन लर्निंग। बहुत कोर कंपोनेंट है एआई का कि वो जो एआई है ना, अपने पास डेटा को देखते देखते खुद सीखता जाए और बेटर रिजल्ट्स ऑपरेट करता जाए। उसके बाद आता है डीप लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का ही सबसेट है। ये लेड मॉडल में डिफरेंट एनालिसिस करता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। फिर आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जहां पे आप एआई को किसी भी लैंग्वेज में बोलो, एआई उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। उसके बाद है कंप्यूटर विजन। बेसिकली मैंने एक जानवर की फोटो खींची तो एआई बता देगा ये कौन सा जानवर है, कौन सी ब्रीड का जानवर है, सारी डिटेल्स उसके बारे में। उसके बाद है रोबोट्स एंड ऑटोनॉमस सिस्टम्स। आपने देखे एमआई के क्लीनर्स आते हैं, आप घर पे उनको सेट करके छोड़ दो, खुद चार्ज जाएंगे और झाड़ू पोछे पूरे घर में करते रहेंगे, तो वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। और फिर आता है एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबल एआई। ये बड़ा जरूरी है बिकॉज ये इतनी नई टेक्नोलॉजी है एंड दिस टेक्नोलॉजी की खराब इफेक्ट्स बहुत इजीली हो सकते हैं उसको कंट्रोल नहीं किया गया। तो सुनने में आपको लगेगा कि क्या बकवास करो, एआई तो इंसान बनाते हैं, इंसान ज्यादा स्मार्ट है, एआई करके रहेगा। ऐसा नहीं है। एआई जितना ज्यादा डेटा कंज्यूम करता रहेगा, इट कैन बिकम मच स्ट्रॉन्गर देन अ ह्यूमन ब्रेन आल्सो, और उसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब एआई बनेगा ना तो कंट्रोल्ड मैनर में होना चाहिए, एथिकली होना चाहिए। तो ये तो देखो हो गया ER&D। अब मैं ER&D को लेके इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हूं? स्पेसिफिकली मैं एज इन्वेस्टर्स बात कर रहा हूं, इसलिए बिकॉज ये सेगमेंट बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। अगर आप इंडिया को देखोगे ना, इंडिया हल्की हल्की करके या फिर ऑलरेडी एक हब बन गया है फॉर एरोस्पेस, फॉर ऑटोमोबाइल, फॉर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर मशीनरी। अब हर जगह ऑटोमेशन आ रही है, गाड़ियों में सॉफ्टवेयर चाहिए, गाड़ियों में इंटेलिजेंट सिस्टम्स चाहिए, बेसिकली हर एक चीज में एआई आ रहा है। अब अगर इंडिया इतना बड़ा हब बन गया इन चीजों के लिए, तो इस पे जो ER&D स्पेंड होगा वो इंडिया में ही ज्यादा होगा। एंड एज ऑफ नाउ ना, इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट जो ER&D स्पेंड है वो इंडिया में ही होता है। एंड दैट इज व्हाई दीस कंपनीज हैव सच अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, पूरी दुनिया में $100 बिलियन स्पेंड हुए हैं ऑन ER&D, और उन $100 बिलियन में से $32 बिलियन हैव बीन स्पेंट इन आवर कंट्री, बिकॉज हमारी कंट्री हैज द इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव द टेक्नोलॉजिकल बैकिंग, वी हैव डिजिटलाइजेशन, वी हैव मैड टैलेंट, वी इंजीनियर्स तो भाई साहब हिंदुस्तान में भर भर के हैं, एंड वी आर अ इंग्लिश स्पीकिंग नेशन, जो हमें चाइना के ऊपर एक बहुत मेजर एडवांटेज देता है। अब आते हैं कंपनीज में, और सबसे पहली कंपनी जो गोयला को ऑलरेडी पता है, आप सोच रहे हो वो कंपनी क्या है? टाटा एलेक्सी सर। ये कंपनी एक वर्ल्ड लीडिंग प्रोवाइडर है ऑफ डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये बहुत स्पेसेस में काम करते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले टाटा एलेक्सी का ना, आई वांट टू एक्सप्लेन यू द बिजनेस मॉडल, बिकॉज कंफ्यूजन क्या है, बहुत लोगों को समझ नहीं आता कि TCS, टाटा टेक और टाटा एलेक्सी में डिफरेंस भी क्या है। एंड आई गेट इट, थोड़ा समझना डिफिकल्ट हो जाता है, तो गोयला का काम ही यही है आपको समझाने का। आइए सर, अब टाटा एलेक्सी का ना सबसे पहले का बिजनेस बताते हैं रेवेन्यू वाइज। 86% टाटा एलेक्सी का रेवेन्यू आता है फ्रॉम एम्बेडेड प्रोडक्ट एंड डिजाइन। बेसिकली इसमें क्या करते हैं? ये टेक्नोलॉजी कंसल्ट करते हैं, ये नया प्रोडक्ट बनाते हैं, डिप्लॉय
डिप्लॉयमेंट करते हैं ऑफ टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग सर्विसेज करते हैं। जो टेक आपने ली है इनसे, उसको ये एआई टेस्ट करेंगे, ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और किन किन स्पेस में होता है ये? ऑटोमेटिव स्पेस में होता है, ब्रॉडकास्टिंग स्पेस में होता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज, मतलब 86% रेवेन्यू इधर से आ रहा है। इट इज बिग। सेकंड टेंजेंट आता है जहां से इनका 11% रेवेन्यू आता है, वो है इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन। अब इसमें क्या कर रहे हैं ये प्रोडक्ट्स? अगेन क्रिएटिव प्रोडक्ट्स इनोवेट करते हैं, जिसमें सर्विसेज आ जाएंगी, एक्सपीरियंसेस आ जाएंगे, ये ब्रांड्स को बिल्ड कर देते हैं, उनकी ब्रांडिंग, उनके ग्राफिक्स, प्रोडक्ट डिजाइन, A to Z एंड टू एंड सोल्यूशन देते हैं। एंड 3% रेवेन्यू आता है सिस्टम इंटीग्रेशन और सपोर्ट से। यहाँ पे क्या करेंगे? जो भी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं उनकी सपोर्ट सर्विस तो आपको मिलेंगी। ये उस बिजनेस स्टाफ को ट्रेन करते हैं, पोर्टफोलियो स्ट्रेंथन करते हैं इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अगेन एंड टू एंड सोल्यूशन देता है टाटा एलेक्सी। अब अगर आप TCS और टाटा टेक से कंपेयर करोगे ना, टाटा एलेक्सी क्या करता है, और उनका बोर्ड ये बोलता है कि ये बहुत नीश प्रोडक्ट डिजाइन में जाते हैं। इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि 2002 में टाटा एलेक्सी के पास एक कंपनी आई थी जो HD वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहती, और मैं बात करूं 2002 की, उस समय तो प्रोसेसिंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं। टाटा एलेक्सी ने उनका पूरा प्रोडक्ट डिजाइन किया, एक कूल सा UI बनाया, UX डिजाइन किया, हार्डवेयर इंजीनियरिंग की, और वो कंपनी बाद में इतना बड़े हो गई, और टाटा एलेक्सी का बोर्ड इतना प्राउडली बोलता है दैट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल कंपनी गॉट सोल्ड फॉर $400 million। दिस इज व्हाट टाटा एलेक्सी डज, एक्सट्रीमली नीश। और बिजनेस को उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इट विल प्रोवाइड दैट इंटेलिजेंस, इट विल प्रोवाइड दैट टेक जो बिजनेस को स्पेसिफिकली उनके गोल्स के लिए हेल्प करे। एट्रिशन रेट, अभी टर्म आपने IT कंपनीज के बहुत सुना होगा कि यहाँ पे यार देखो एट्रिशन कम होना चाहिए, इसका एट्रिशन ज्यादा है। एट्रिशन मतलब होता है कितने लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है अगर कोई आदमी नौकरी छोड़ जाता है ना, आप किसी नए आदमी को लोगे तो पहले 2-3 महीने की सैलरी में वो आदमी वैसे भी फुल काम कर नहीं पाएगा, बिकॉज ही विल टेक टाइम टू एडजस्ट। सेकंड, उसको आप सैलरी तो दे ही रहे हो, एफिशिएंसी भी निकल रही, ऊपर से आपको ट्रेन भी करना पड़ेगा, और उसके ऊपर क्या पता वो अच्छा निकले ना निकले या जॉब छोड़ दे, तो बहुत रिस्क रहता है। तो किसी भी टेक कंपनी के लिए बहुत पावरफुल मोट होता है उनका एट्रिशन रेट कम हो, और इस कंपनी का एट्रिशन रेट 17.5% पे, विच इज द लोवेस्ट इन द इंडस्ट्री। और एम्प्लॉइज की बात करूं तो आप ये देखिए कि FY24 में वी आर प्लानिंग टू हायर 2000 to 2200 पीपल, उसमें से ये 1800 सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स उठा रहे हैं। टाटा एलेक्सी जो कंपनी का जो मेन एसेट है ना इस कंपनी का, वो है इनके एम्प्लॉइज का दिमाग, दैट इज द मेन एसेट। और फ्रेश ग्रेजुएट्स को उठा रहे हैं तो दे आर ओनली फोकसिंग ऑन क्रिएशन, ऑन एक्सप्लोरिंग, ऑन वाइल्ड आइडियाज, और उसके ऊपर ऑफशोर हायरिंग भी चल रही है ऑफ स्किल्ड एक्सपर्ट्स। दिस इज व्हाई टाटा एलेक्सी सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। गोल है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो बता रहा है, कोई नहीं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है, बट इसमें डरने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों? वो मैं आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगा, तो वीडियो देखते जाओ। अब टाटा एलेक्सी का जो पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग लगा वो था इनका ऑटोमेटिव पार्ट, बेसिकली जो ER&D स्पेंड हो रहा है इन द ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। बिकॉज वर्ल्ड वाइड आप देखोगे एक बहुत इमीडिएट शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट क्या हो रहा है? फ्रॉम आइस इंजन्स टू इलेक्ट्रिकल कार्स, और इलेक्ट्रिकल कार्स के लिए एक प्रॉपर AI तो चाहिए ही चाहिए। ऑन टॉप ऑफ विच इतने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ गए हैं, इतनी गवर्नमेंट की डिमांड्स हो गई हैं, और इसका सोल्यूशन अल्टीमेटली AI ही देगा। एंड जस्ट टू टेल यू, एक गाड़ी में कितनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है आप ये देखिए, ADAS सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद बॉडी इंजीनियरिंग, क्लाउड इंजीनियरिंग, एम्बेडेड इंजीनियरिंग, पावर ट्रेन, हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक, इंफोटेनमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ये सब ऑटोमेटिव AI के अंदर आता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वर्ल्ड वाइड जो ER&D में स्पेंड हुआ है ना, उसका 10% सिर्फ ऑटोमेटिव का है। एंड टाटा एलेक्सी इज गेनिंग सो मच आउट ऑफ इट, बिकॉज इनका जो ER&D है फॉर ऑटोमेटिव सेगमेंट, दैट गिव्स देम 43% रेवेन्यू, एंड इट हैज शोन अ ग्रोथ ऑफ 32.7% ईयर ऑन ईयर। और ये ऑटोनोमस ड्राइविंग में काम कर रहे हैं, ADAS में काम कर रहे हैं, जो है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन में काम कर रहे हैं, और ये तो नहीं, इसमें ऑफ हाईवे व्हीकल्स में भी काम हो रहा है, एरोस्पेस में हो रहा है, रेलवेज में हो रहा है। मतलब टाटा एलेक्सी द प्रोजेक्ट इट्स वर्किंग ऑन, इट इज सुपर एक्साइटिंग। और रिसेंटली टाटा एलेक्सी के लिए इतनी बड़ी न्यूज आई है, एक कंपनी है एल्प्स अल्पाइन। ये कंपनी एक जापानीज इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर है और इन व्हीकल सिस्टम्स भी बनाता है। इसने टाटा एलेक्सी का टाइप किया है, और आप देख सकते हैं टाटा एलेक्सी की जो MD एंड CEO है मनोज राघवन, ही हैज बीन सो हैप्पी विद दिस एंड ही इज ऑनर्ड कि एल्प्स अल्पाइन ने टाटा एलेक्सी को चूज किया है, एंड इन्वेस्टर्स तो भाई सुपर एक्साइटेड। थोड़ा सा इशू आ गया था गाइस कि उस समय माइक ने रिकॉर्ड नहीं किया, तो कोई नहीं, गोयल आपके लिए अलग से रिकॉर्ड कर देगा। ये जो एक बहुत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन है ना, आगे जाके इनको इन सब वेंचर्स में हेल्प करेगी, तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग थिंग। अब उतरते हैं फाइनेंशियल्स में। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर पास्ट 3 years is 25%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 42.6%, ROE is 41%, ROCE is 47.6%, PE is 63.5 और इंडस्ट्री PE is 36.4। हाँ, ये ओवरबॉट PE के हिसाब से तो डेफिनेटली है, पर सेम टाइम इसमें पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सेकंड कंपनी आती है परसिस्टेंट सिस्टम्स। अगेन ये कंपनी भी आपको सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। थोड़ा डिटेल में और समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले डेटा एनालिटिक्स में हेल्प करेगा, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन करता है, क्लाउड कंप्यूटर में मदद करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप में मदद करता है, क्लाइंट एक्सपीरियंस को बेटर करने में मदद करता है। एंड द रीजन गोयला ने इसको इस लिस्ट में इसलिए मेंशन किया बिकॉज ये बहुत हेवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं इन देयर AI रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन AI बेस्ड सॉल्यूशंस। और ये कंपनी सेवरल सेक्टर्स को अपने
सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज, इंडस्ट्रियल, सॉफ्टवेयर, हाई टेक, टेलीकॉम, मीडिया, इन सबको कवर कर रहा है। जस्ट टू शो यू हाउ बिग दिस कंपनी इज, बिकॉज बहुत लोग ना इस कंपनी के बारे में जानते नहीं है इन द आईटी स्पेस। इस कंपनी का स्ट्रॉन्गेस्ट रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है इन द आईटी सेक्टर बाय 37.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। FY23 में ये ऑलरेडी $1 बिलियन के ऊपर रेवेन्यू कर चुके हैं और अभी प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम में इसको $2 बिलियन करने वाले हैं। एंड बिकॉज ऑफ विच इन्वेस्टर्स इतने एक्साइटेड हैं स्टॉक को लेके। ये आप देखिए सर, आईटी इंडेक्स कितनी नीचे है और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स कहां बैठा हुआ है। और सर मार्की क्लाइंट्स की बात कर ले तो 60 ऑफ द ग्लोबल 500 कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं। 10 में से जो 8 लार्जेस्ट बैंक्स हैं यूएस इंडिया में, वो इनके क्लाइंट्स हैं। 10 में से 5 फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो इनके क्लाइंट्स हैं। मतलब क्लाइंट्स की लिस्ट इतनी पावरफुल है, आप यही देख के समझ जाओगे। हाँ, इनका एट्रिशन कम हुआ है फ्रॉम 26 to 19.8%, व्हिच इज वेरी हेल्दी, बट ऑफ कोर्स टाटा एलेक्सी जितना स्ट्रांग नहीं है। और प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो FY22 में 17% था और अब हो गया 18%। और आपको लग रहा है कि मार्जिन 1% बढ़ा है, तो सर इस टाइम पे TCS और इन्फोसिस की मार्जिन्स गिरे हैं। ये है कंपनी की फाइनेंशियल्स। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 32.8%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years is 42%, ROE is 25.7%, ROCE is 30.80%, इंडस्ट्री PE is 36.4 और इनका PE है 42.4। हाँ, PE सबसे ओवरवैल्यूड है। अगर आप ग्राफ देखोगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको दिख ही रहा है, टेक्निकली थोड़ा एग्रेसिव साइंस दिखा रहा है। अगर आपको लग रहा है ना कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं यहाँ इन्वेस्ट कैसे करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको कोई इंडस्ट्री समझ नहीं आती, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है, सबसे बड़ी गलती क्या होगी, आप उसमें इन्वेस्ट कर दो। तो अगर आपको एआई इंडस्ट्री समझ नहीं आती, यहाँ पे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है दोस्त, ऑप्शंस बहुत सारे हैं और गोयला आपके लिए हर इंडस्ट्री का एनालिसिस लेके आएगा। आप बताइए वो कौन सी इंडस्ट्री का एनालिसिस चाहिए, वो सीधा कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज देखना चाह रहे हो, इतनी बड़ी कंपनीज है, तो सर ये रही आपकी वीडियो।